हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे 6th क्लास की पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी चैप्टर 7। अगर आपके पास ओल्ड एनसीईआरटी है तो उसमें ये चैप्टर नंबर होगा 8। ठीक है, बस नंबरिंग का चेंज है, बाकी चैप्टर में अंदर कोई भी चेंज नहीं है। ठीक है, चैप्टर का नाम है ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। और इससे पहले हमने 6 चैप्टर्स पहले कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो ये जो साइड में प्लेलिस्ट लगी है ये सभी मैंने पढ़ाई है और इन सभी की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, वीडियो के नीचे वाला जो भाग होता है वो डिस्क्रिप्शन होता है। अगर वहाँ पर आप क्लिक करेंगे, मोर लिखा हुआ होगा छोटा सा, तो मोर पे अगर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे सारी प्लेलिस्ट खुलकर आ जाएंगी। तो आपको कौन सी प्लेलिस्ट में देखना है, इससे पहले के चैप्टर 6, 7, 8 की पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी वाली प्लेलिस्ट में देखने हैं। वहाँ पर आपको सीरियल वाइज पूरी मिल जाएंगे। आप ऊपर नीचे स्क्रॉल करके देख लेना, क्योंकि तीनों क्लास की जो एनसीईआरटी है मैंने एक ही प्लेलिस्ट में करा रखी है। ठीक है, उसी तरह से अगर आपको एमसीक्यू भी देखने हैं तो आप जो दूसरी प्लेलिस्ट है 6th, 7th, 8th पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी एमसीक्यू वाली, तो एमसीक्यू वाली पर क्लिक करके देखना। और उसमें भी तीनों क्लास के एक ही साथ करा रखे हैं, 6th, 7th और 8th के। तो आप स्क्रॉल करके ऊपर नीचे देख लेना, जो भी आपका काम का हो उसमें देख लेना। और इन सभी वीडियोस की लिंक आपको कहाँ मिलेगी, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और डिस्क्रिप्शन क्या होता है, कई छोटे क्लास के जो बच्चे हैं, जो 6th क्लास के बच्चे हैं, उनको नहीं पता है कि जो वीडियो के नीचे वाला जो भाग है ना, वहाँ पे एक बहुत छोटा सा मोर लिखा है। ठीक है, तो आप मोर पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में जो भी लिखा होगा वो सभी दिखेगा। ठीक है, तो वहाँ पर आप क्लिक करके पूरी वीडियो को देख सकते हैं। देखो, इस चैप्टर में हम जानेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। आजीविका का क्या मतलब है कि जिन काम को करने से आपको पैसे मिले और आपका घर परिवार चले, ठीक है, आपके घर का खर्च चले, उसको बोलेंगे हम आजीविका। ठीक है, तो क्या क्या काम किए जाते हैं गांव में, जिनसे ग्राम के लोगों की आजीविका चलती है। ठीक है, तो वो चीज हम देखेंगे। देखो, इसमें बहुत सारे काम दिए हुए हैं, हम इनको बाद में देखते हैं। पहले हम चैप्टर की शुरुआत कर लेते हैं। देखो, चैप्टर की शुरुआत में कलपट्टू गांव की एक कहानी दी हुई है। इस कहानी से हम समझेंगे कि इस गांव के लोगों की आजीविका कैसे चलती है, यानी कि ये लोग कैसे पैसे कमाते हैं और कैसे इनको रोजगार मिलता है। ठीक है, कहाँ से पैसे आते हैं। देखो, कोई भी हम घर चलाएंगे, जैसे आपका घर है तो उसके लिए पैसे की जरूरत होगी ना, रोटी के लिए, सब्जी के लिए, फल के लिए, दूध के लिए, आपकी पढ़ाई के लिए, आपकी किताबों के लिए, आपके यूनिफॉर्म के लिए, आपके कपड़ों के लिए, आपके खिलौनों के लिए, सब चीजों के पैसे की जरूरत होती है। तो वो पैसे कहाँ से आएंगे, गांव के लोगों के पास। तो वो चीज हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब वो पैसे कहाँ से आएंगे, तो ये इसमें एक स्पेशल गांव का उदाहरण दिया गया है, उसका नाम है कलपट्टू। और कलपट्टू कहाँ का गांव है, कलपट्टू आपका है तमिलनाडु का गांव। ठीक है, तमिलनाडु में समुद्री तट के पास एक गांव है। कहाँ है, समुद्री तट के पास गांव है कलपट्टू। यहाँ लोग कई तरह के काम करते हैं, दूसरे गांव की तरह यहाँ भी खेती के अलावा और भी काम होते हैं, जैसे टोकरी बनाना, बर्तन बनाना, घड़े बनाना, ईंट बनाना, बैलगाड़ी इत्यादि बनाना। ठीक है, अभी हम एक बार इसको मैप में भी देख लेते हैं कि मैप में ये जो गांव है ये कहाँ है। देखिए, ये आपका मैप खुल गया है और मैप में हम देखेंगे कि ये गांव कहाँ है। एक सेकंड, ये अभी खुल रहा है, टाइम लगेगा। खुल गया। देखिए, ये गांव कहाँ है, ये आपका तमिलनाडु में है। कहाँ पर है ये आपका है तमिलनाडु में गांव। और तमिलनाडु कहाँ है, देखिए ये वाला है, ये तमिलनाडु है। ठीक है, केरल नहीं लेना है, तमिल वाला जो ग्रीन ग्रीन वाला भाग है ना, वो सारा कौन सा है, तमिलनाडु। दिख गया ना आपको तमिलनाडु। तो तमिलनाडु कहाँ है, बिल्कुल नीचे वाले छोर पर है। ठीक है, तमिलनाडु कहाँ है, भारत के नीचे, सबसे नीचे वाले छोर पर है। और तटीय क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, जहां समुद्र और पृथ्वी दोनों मिल रहे हैं। ठीक है, समुद्र और स्थल, सॉरी पृथ्वी नहीं, समुद्र और स्थल दोनों मिल रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे तटीय भाग। ठीक है, तो यानी कि इस लाइन के आसपास ये गांव है। ठीक है, कहाँ है, ये इस लाइन के आसपास है गांव। इस गांव की बात चल रही है। देखो, हर चीज को आपको मैप में समझना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है, अगर आप मैप से नहीं समझेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि किस गांव की बात हो रही है। अब आपको पता चल गया तमिलनाडु कहाँ है, भारत के बिल्कुल नीचे वाले छोर पर है। और देखिए, ऐसे था ना भारत, और तमिलनाडु कहाँ था, इधर की तरफ था। ठीक है, अब ये जो तटीय क्षेत्र है, मान लो यहाँ समुद्र है और ये क्या है, स्थल है, तो ये जो क्षेत्र है यहाँ पर क्या है, ये कलपट्टू गांव है। ठीक है, और इस गांव के लोग क्या करते हैं, टोकरी बनाते हैं, बर्तन बनाते हैं, घड़े बनाते हैं, ईंट बनाते हैं, बैलगाड़ी आदि।
कलपट्टू में कुछ लोग नर्स, शिक्षक, धोबी, बुनकर यानी कि जो कपड़े वगैरह बुनते हैं ना वही, नाई, नाई का मतलब होता है जो बाल वाल काटते हैं वो, साइकिल ठीक करने वाले और लोहार के रूप में अपनी सेवाएं देते हैं। यहाँ कुछ दुकानदार हैं एवं व्यापारी भी हैं। कुछ गली है वह बाजार की तरह दिखती है, जिसमें आपको तरह तरह की छोटी छोटी दुकानें दिखेंगी, जैसे चाय, सब्जी, कपड़े की दुकान, 2 दुकानें बीज खाद की भी हैं, 4 दुकानें चाय की हैं जहाँ टिफिन मिलता है। अब देखो टिफिन का मतलब ये नहीं है कि लंच बॉक्स वो लोग पैक करके देते हैं, टिफिन का मतलब है कि वहाँ कुछ स्नैक्स टाइप का मिलता है सुबह सुबह, जैसे इडली है, डोसा है, उपमा है, ठीक है, और नाश्ते में बड़ा पाव है, बोर्डा है और मसूर पाक है। ये सब कहाँ मिलते हैं? इन चाय की दुकानों पर मिलते हैं। चाय की दुकानों के पास एक कोने में एक लोहार का परिवार है, उसके परिवार में ही लोहे की चीज बनाने का काम होता है, ठीक है। बगल में साइकिल की मरम्मत की एक दुकान है, वहाँ साइकिल किराए पर भी मिलती है। गांव में 2 परिवार कपड़े धोकर अपनी आजीविका चलाते हैं, ठीक है, जिनको हम धोबी भी बोलते हैं। देखो पहले जातियों के हिसाब से काम बटा हुआ था, अब तो कोई भी व्यक्ति कोई भी काम कर लेता है। तो धोबी क्या करते थे, जो जैसे लोगों के मोटे मोटे कपड़े होते हैं, आजकल तो वॉशिंग मशीन चली हुई है, पहले वॉशिंग मशीन नहीं होती थी, तो क्या करते थे लोग अपने बड़े बड़े कपड़ों को, या कई लोग अपने सारे कपड़ों को उन लोगों से धुलवाते थे और उसके बदले उनको कुछ पैसे देते थे, ठीक है। आज भी ये चीजें चलती हैं। आज शहर के लोग जानते होंगे, जो लॉन्ड्री वाला होता है, आपके घर से आता है, कपड़े लेके चला जाता है, फिर वो धो के प्रेस करके आपको कपड़े ला के देगा, उसके बदले में आप उसको पैसे दोगे, ठीक है। एक कपड़े का 10 या 15 रुपए वो लेते हैं। कुछ लोगों के पास शहर में जाकर मकान बनाने और लारी चलाने का काम मिलता है, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, मकान बनाते हैं शहरों में, जो दिहाड़ी के मजदूर होते हैं, और कुछ लोग लॉरी चलाते हैं, यानी कि जो बड़े बड़े ट्रक टाइप के जो वाहन होते हैं उनको चलाते हैं। गांव छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा है। सिंचित जमीन पर मुख्य धान की फसल होती है, मतलब कुछ जमीन अच्छी है जिसपे पानी डालकर उनमें क्या करते हैं, धान की खेती होती है। ज्यादातर परिवार खेती के द्वारा अपनी आजीविका चलाते हैं, यानी कि वो पैसे कहाँ से कमाते हैं, खेती करके। और खेती किस चीज की होती है, ध्यान रखना, धान की। कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में, कलपट्टू गांव में मुख्य फसल कौन सी है, तो आप बताना धान, ठीक है। यहाँ आम और नारियल के काफी बाग हैं। देखो आम के लिए बहुत प्रसिद्ध है। जो लौटते हुए मानसून की जो बारिश होती है, यहाँ बारिश होती है लगभग नवंबर में, ठीक है, नवंबर में बारिश होती है। तो ये उसके लिए बहुत ज्यादा जो तमिलनाडु है उसके लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है। नारियल के काफी बाग हैं। देखो एक चीज आप नोटिस कर रहे होंगे कि ये जो गांव है, इस गांव में जितनी भी फसल हो रही है वो कौन सी हो रही है, रोपड़ की फसल हो रही है, ठीक है, जिनकी हम पौध लगाते हैं उनकी फसलें हो रही है, जैसे कपास है, गन्ना है, केला है, भी उगाया जाता है, ठीक है, नारियल भी है। तो इन सब की क्या है, पौध लगाई जाती है, पौध से ही ये चीजें होती हैं, कपास, गन्ना और केला। कुछ लोगों से मिले तो मतलब कुछ और लोगों से मिले जिनके से जाना कि तुम लोग जो आजीविका है कैसे चलाते हो, क्या काम करते हो। तो उन्होंने बताया है अपने बारे में। एक तुलसी है, तुलसी अपनी बता रही है कि मेरी आजीविका कैसे चलती है, यानी कि मेरा घर परिवार कैसे चलता है, हमें कहाँ से पैसा मिलता है। तो हम सब यहाँ रामलिंगन की जमीन पर काम करते हैं। देखो रामलिंगम एक व्यक्ति है और वो इस गांव का सबसे रईस व्यक्ति है। उसके पास बहुत सारी जमीन भी है, उसके पास एक वो भी है, एक फैक्ट्री भी है चावल की, उसके पास एक दुकान भी है जिसमें वो बीज खाद भी बेचता है गांव वाले किसानों के लिए, ठीक है। तो ये एक बहुत अमीर व्यक्ति है। तो तुलसी बता रही है कि वो कहाँ काम करती है, वो रामलिंगम की जमीन पर काम करती है, ठीक है, मतलब उनके यहाँ मजदूरी करती है। उसके परिवार के पास कलपट्टू में 20 एकड़ धान के खेत हैं। शादी से पहले भी वह मायके में भी इस तरह से काम करती थी, ठीक है, जैसे वो रामलिंगन के खेत में काम करती है ना, वैसे ही वो अपने पीहर में भी काम करती है, यानी शादी से पहले उसका जो घर था उसमें काम करती थी। और जो रामलिंगम है की पत्नी करुथम्मा काम की निगरानी करती है। जब जो मजदूर काम करते हैं तो निगरानी कौन करता है, उसकी रामलिंगन की पत्नी करती है। साल में कुछ मौके ऐसे होते हैं जब नियमित रूप से मजदूरी मिलती है। यह उन मौकों में से एक है। मैं धान में रोप रही हूँ, मैं धान को क्या कर रही है, वो रोप रही है। जब धान की फसल थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो रामलिंगन हमें नराई के लिए और बाद में कटाई के लिए बुलाएगा, ठीक है। और वो बहुत दिन से ये काम कर रही है और उसको इस काम के कितने मिलते हैं, 40 रुपए मिलते हैं।
ठीक है, वो कहीं और काम ढूंढने नहीं जाती है, क्योंकि उसको पता है जब राम लिंगम के खेतों में काम आता है तो वो केवल और केवल उन्हीं लोगों को बुलाता है। तो अगर वो थोड़ा कम रेट भी देता है तो वो उसके यहाँ काम कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि रामलिंगन के खेतों में जब भी काम होगा वो हमें ही बुलाएगा। ठीक है, मतलब एक तरह से एक भरोसे वाला आदमी है रामलिंगन। ठीक है, मुझे भरोसा है कि काम होने पर वह मुझे ही बुलाएगा, बाकी लोगों की तरह वो दूसरे गांव में मजदूरों को, जो सस्ते मजदूर होते हैं उन्हें ढूंढने नहीं जाएगा। अब देखिए ये जो कलपट्टू गांव है इसमें कितने दिन का काम होता है। देखो काम लगभग लगभग जून से स्टार्ट होगा। ठीक है, जून में काम मिलेगा जब बीड़ा बनाना होगा, जुलाई में के लगभग रुपाई होगी। ठीक है, यानी कि वो जो पौधे होते हैं, छोटे छोटे पौधे होते हैं, पहले जो धान के खेत, धान होते हैं ना, धान यानी चावल, जो चावल होते हैं ना उनको पहले बोते हैं एक एक क्यारी में, फिर वो जो छोटे छोटे पौधे होते हैं उन पौधों को उठा के फिर उनको खेत में लगाते हैं। ठीक है, पानी भरा होता है खेत में और उसमें लगाते हैं। उसके बाद में नराई होती है। नराई कब होती है? देखो सितंबर और अक्टूबर के बीच में होती है। नराई में क्या होता है कि उसमें खेत जो होता है ना उसमें धान यानी चावल के पौधों के अलावा भी उसमें वो होते हैं खरपतवार यानी कि दूसरी घास हो जाती हैं, जो उसके खेत को जो खेत में चावल है उनको पनपने नहीं देंगी, मतलब अच्छा बीज नहीं निकलेगा, मतलब अच्छा चावल नहीं होगा। तो इसके लिए जो घास वगैरह होती है ना उसको उखड़वा देते हैं जो खेत मालिक होता है। और उसके बाद में कटाई होगी। कटाई कब होगी? नवंबर और दिसंबर के बीच में होगी। यानी कि उनको बस 6 महीने ही काम मिलता है, बाकी के ये जो महीने हैं ना वो उनके खाली जाते हैं, और बाकी के महीनों में वो दूसरे दूसरे काम ढूंढते हैं। क्योंकि भाई खाना तो हम रोज ही खा रहे हैं ना, चाहे हमें काम मिले या ना मिले, भूख तो हमें डेली लगेगी। अगर हम 2 दिन कमाने नहीं जाएंगे तो उन 2 दिनों में भी तो हम खाना खाते हैं ना, तो इसलिए उनको दूसरे काम करने पड़ते हैं। मेरा पति रमन भी एक मजदूर है। हमारे पास कोई जमीन नहीं है। साल के इन दिनों में वह खेती में कीड़ों में दवाई छिड़कता है। जब खेतों में कोई काम नहीं मिलता तो उसके पास खान से पत्थर, यानी कि जो खान में बड़े बड़े पत्थर होते हैं ना उनको निकालकर शहर में बेचता है, या फिर नदी से बालू ढोने का काम मिल जाता है। जो नदियां होती हैं उसमें क्या होता है? रेत होता है, जो सीमेंट के साथ मिलाकर चुनाई के काम आ जाता है, यानी कि उस घर बनते हैं उससे। ठीक है, आपने देखा भी होगा आसपास में। ये पत्थर और बालू के पास के शहरों में मकान बनाने के लिए ट्रक से ले जाते हैं। खेत में काम के अलावा घर में बहुत सारा काम करती हूँ। वो महिला बता रही है, तुलसी बता रही है कि मैं घर में भी बहुत सारा काम करती हूँ। मैं घर में सबके लिए खाना बनाती हूँ, कपड़े धोती हूँ, सफाई करती हूँ, दूसरी औरतों के साथ जाकर जंगल से लकड़ी लाती हूँ। गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर बोरवेल है जहाँ पानी मिलता है, यानी कि पानी का एक स्रोत है जहाँ से बोरवेल से वो क्या करती हैं, पानी लेके आती हैं, और उसी पानी से उनका खाना वगैरह बनता है और पीने के काम भी आता है। मेरा पति घर का सामान जैसे साग सब्जी खरीदने में मेरी मदद करता है। ठीक है, मतलब हस्बैंड उसका अच्छा है, उसकी हेल्प करता है उसके काम में। हमारी 2 बेटियां हैं और हमारे जीवन में खुश हैं। ठीक है, पिछले वर्ष क्या हुआ था, पिछले साल क्या हुआ था, उसकी एक बेटी थी वो बीमार पड़ गई थी। वो उसको हॉस्पिटल लेके गए, और हॉस्पिटल में जब उन्होंने इलाज करवाया तो उनके पास पैसे नहीं थे, और उन्होंने क्या किया, रामलिंगम से उधार ले लिया, और उस उधार को चुकाने के लिए उनको क्या करना पड़ा, अपनी गाय बेचनी पड़ी। ठीक है, और गांव के लोगों के साथ ये बहुत ज्यादा होता है कि उनके पास जब पैसे नहीं होते हैं तो वो अपनी गाय बेच देते हैं, या अपने घर का छोटा सा टुकड़ा बेच देते हैं, या जो जमीन होती है वो बेच देते हैं। गांव के बच्चे अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे तो वो समझ पा रहे होंगे कि किस तरह की हालात होते हैं, कि गांव का जो जीवन है वो बहुत कठिन है। देखने में ऐसा लगता है कि गांव में हरियाली है, खुशहाली है, ये सब है। अगर आप उनके जीवन को जिएंगे, ठीक है, मैं एक गांव से ही हूँ तो मुझे पता है किस तरह की चीजें होती हैं, है ना। बहुत मुश्किल जीवन होता है, बहुत कठिन जीवन होता है। जैसे कि आपने तुलसी की कहानी में पढ़ा, ग्रामीण इलाके में गरीब परिवारों का बहुत सारा समय पानी और जल, वन की लकड़ी लाने में, एक जानवर चराने में बीतता है। देखो वो ये छोटे छोटे काम इसलिए करते हैं कि अगर लकड़ी उनको फ्री में मिल जाएगी ना तो उनका खाना बन जाएगा। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ गैस सिलेंडर के लिए पैसे देने पड़ते हैं, उनको लकड़ी के पैसे नहीं देने पड़ते। वो क्या करते हैं, जंगल में से बीन के ले आते हैं, पहाड़ों पे जो जंगल होते हैं उनसे बीन कर ले आते हैं, अपने जानवरों को चराते हैं। जैसे गाय भैंस होती है तो हमारे यहाँ तो प्रॉपर चारा मार्केट में मिलता है, तो वो मार्केट से ना खरीद के ऐसे ही ले आते हैं जंगलों में से और उनको खिलाते हैं। उसके बदले उनको दूध वगैरह मिल जाता है, और कई लोगों के पास ज्यादा जानवर होते हैं तो वो दूध को मार्केट में बेचते हैं तो उनको पैसे भी मिल जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से उनकी आजीविका चलती है। वे मजदूरी से थोड़ा सा पैसा कमाते हैं, उससे गुजारा नहीं होता। घर चलाने और बसर करने के लिए उन्हें ये सारे काम करने पड़ते हैं।
हमारे देश में ग्रामीण परिवारों में से लगभग 40% खेतीहर मजदूर हैं। यानी कि जितने लोग हैं हमारे देश में ग्रामीण परिवार हैं, उसमें से केवल 40% ऐसे लोग हैं जिनके पास खेती है, बाकी लोगों के पास खेती भी नहीं है। कुछ लोगों के पास जमीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं, बाकी तुलसी की तरह भूमिहीन है, यानी कि उनके पास भूमि नहीं है, वो दूसरों के खेत में ही काम कर करके अपना गुजारा चलाते हैं। कई बार जब पूरे साल उन्हें काम नहीं मिल पाता तो मजबूरन काम की खोज में उन्हें दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ता है। इस तरह का पलायन कुछ विशेष मौसम में ही होता है, क्योंकि जब 6 महीने उनको काम नहीं मिलेगा ना, कौन से 6 महीने काम नहीं मिलेगा उनको? अप्रैल में काम नहीं होगा, मार्च में काम नहीं होगा, फरवरी में काम नहीं होगा, जनवरी में काम नहीं होगा, दिसंबर में काम नहीं होगा। ठीक है, दिसंबर के बाद से उनको काम नहीं मिलता है, फिर जनवरी में, फरवरी में, मार्च, अप्रैल और मई में काम नहीं मिलता है, तो वो क्या करते हैं, दूसरे बड़े शहरों में जाके मजदूरी कर लेते हैं ताकि उनका घर चल सके। अब देखिए एक और व्यक्ति की कहानी है, वो है शेखर। ठीक है, शेखर की कहानी है, हमें यह धान अपने घर में ले जाना है, मेरे परिवार सॉरी अभी अभी फसलों की कटाई पूरी हुई है, हमारे पास बस 2 एकड़ जमीन है, हम खेत का सारा काम खुद ही कर लेते हैं। जो छोटे छोटे किसान होते हैं ना, वो अपनी खेतों में खुद ही नराई कर लेते हैं, खुद ही बुवाई कर लेते हैं, सब कुछ खुद ही कर लेते हैं, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि मजदूर को रखेंगे। ठीक है, अगर वो मजदूर को रखेंगे तो उनको कुछ भी नहीं बचेगा खेत में, है ना, फिर उनके तो सारे पैसे मजदूरी ही ले जाएंगे, तो वो खुद क्या खाएंगे, तो इसलिए उनका पूरा परिवार ही पूरी साल खेत में ही लगा रहता है ताकि वो कुछ पैसे बचा सके अपने परिवार को चलाने के लिए। हम अपने खेत का सारा काम खुद ही कर लेते हैं, मैं कई बार कटाई के समय दूसरे छोटे किसानों की मदद करता हूँ और बदले में खेतों में कटाई करवा देता हूँ। यानी कि वो क्या करता है कि आपस में मिल मिल के काम कर लेते हैं। जो छोटे किसान होते हैं ना, वो कहते हैं कि आप पहले हमारा खेत कटवा दो, फिर हम तो आपका खेत कटवा देंगे। बिल्कुल सेम वैसे ही जैसे होली पे गुंजिया बनती है ना, तो क्या करते हैं पड़ोस की कई सारी औरतें मिलकर आज उसके घर में गुंजिया बनवा देंगे, कल उसके घर में गुंजिया बनवा देंगे, तो इसी तरह से सबके घर में गुंजिया बन जाती है ना, ऐसा होता है ना, देखा होगा आपने आसपास में। नेक्स्ट है व्यापार। व्यापारी मुझे उधार पर बीज और खाद देता है। अब वो उनके पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं है, तो वो क्या करते हैं, व्यापारी से उधार ले लेते हैं कुछ पैसे, जिनसे वो बीज और खाद खरीदते हैं खेतों के लिए। इसे चुकाने के लिए मुझे थोड़ा कम दाम पर उन्हें धान बेचना पड़ता है, यानी कि उसके खेत में जो धान होता है उसे उसी व्यापारी को बेचना पड़ेगा। क्यों बेचना पड़ेगा? क्योंकि उसने उससे ब्याज पर पैसे लिए हैं, तो जिससे ब्याज पे पैसे लेंगे उसके घर बेचेंगे। अगर किसी और के यहाँ बेच दिया, मतलब बाजार में बेच दिया, तो क्या होगा, वो आगे को फिर ऋण नहीं देगा, आगे फिर वो कर्जा नहीं देगा, तो फिर उनका काम नहीं चल पाएगा। इसलिए वो क्या करता है, उन्हें जो ऋण देता है उसके बदले में उनके जो अनाज है उनको भी सस्ता ही खरीद लेता है। मतलब एक तरह से उनकी मजबूरी का फायदा उठा रहा है वो व्यापारी भी। व्यापारी ने किसानों को याद दिलाने के लिए अपना एजेंट भेजा कि जिन किसानों ने उधार लिया है वे उसी को अपना धान बेचें। मुझे अपने खेत से 60 बोरियां मिली, इसमें से कुछ मैं अपना उधार चुका दूंगा और बाकी का घर ले जाऊंगा, लेकिन मेरे हिस्से में जो आता है वो सिर्फ 8 महीने ही चलता है। बाकी के महीने वो बेचारा कैसे काम करेगा, बाकी के महीने उसे इधर उधर से काम चलाना पड़ता है। इसलिए मुझे और पैसा कमाने की जरूरत है, इसके लिए मैं रामलिंगम की चावल की मिल में काम करूंगा। आपको बताया था ना कि गांव का सबसे रईस व्यक्ति कौन है, वो रामलिंगम है, और वो क्या करता है, उसके धान की मिल में या फैक्ट्री में काम करता है। ठीक है, वहां मैं पड़ोस गांव के किसानों से धान इकट्ठा करने में उनकी मदद करता हूँ। हमारे पास एक संकर गाय भी है। ठीक है, उसका दूध मैं यहीं की सहकारी समिति में बेच देता हूँ। जो सहकारी समिति जो होती है, जैसे अमूल है ना, अमूल का जो दूध मिलता है पैकेट में, उस तरह की होती है। ठीक है, इससे रोज के खर्चे के लिए थोड़ा पैसा मिल जाता है। अब देखो नेक्स्ट है आपका, हाँ नेक्स्ट है आपका कर्ज लेने पर। जैसे कि आपने ऊपर पढ़ा कि कई बार शेखर जैसे किसान जरूरी चीजों के लिए कर्ज लेते हैं। ठीक है, अक्सर ये पैसा बीज खाद और कीटनाशक खरीदने के लिए साहूकार से कर्ज लिया जाता है। अगर बीज अच्छी किस्म के नहीं होते या फसलों को कीड़ा लग जाता है तो फसल पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। अब आपने कहावत तो सुनी होगी कि जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। तो जब तक बीज अच्छा नहीं होगा तो पेड़ भी अच्छा नहीं होगा, पेड़ अच्छा नहीं होगा तो उस पर जो चावल है वो अच्छा नहीं होगा, या जिस भी चीज का पेड़ होगा वो फसल उसकी अच्छी नहीं होगी। तो इसलिए उन्हें अच्छा खरीदने के लिए उन्हें ब्याज लेना पड़ता है। बारिश पूरी नहीं होने पर भी फसल खराब हो सकती है। कई बार बारिश कम होती है और कई बार बारिश इतनी गलत टाइम पे होती है। अब जैसे खेतों की कटाई हो रही है, ठीक है, और अब कई जगह हरियाणा में ओले पड़ गए। अब ओले पड़ गए मतलब गेहूं पूरी तरह से काले पड़ जाएंगे और खराब हो जाएंगे। अभी कुछ दिन पहले पिछले महीने बारिश हुई थी, तो मैंने
कई सारे खेतों की फोटो देखी थी, फेसबुक पे आई थी कि पूरी तरह से जो खेत की फसल थी वो बिछ गई थी। ठीक है, तो उनका बेचारों को कितना नुकसान हुआ। पूरी साल वो सोचते हैं कि खेत में जब अनाज उगेगा, जब उनके गेहूं आएंगे तो उनका जो कर्जा है वो उतर जाएगा, या फिर लड़की की शादी करनी है या बीमारी में जो कर्जा लिया है वो चुका देंगे। बहुत सारी जरूरतों की चीजें होती हैं, है ना, उनके लिए वो पहले सोच कर रखते हैं। वो गेहूं के खेत की तरफ देखते हैं कि गेहूं का फसल आएगी। और भगवान इतनी नाइंसाफी करते हैं कि कई बार तो टाइम पे बारिश नहीं करते हैं, और कई बार इतने गलत टाइम पे बारिश कर देते हैं कि जब फसल तैयार खड़ी है और बारिश कर दी। ये बहुत दर्दनाक मंजर होता है, और जिसके साथ ये घटना होती है ना वही जान सकता है, जिसके पूरी फसल खड़ी है पकी पकाई, ठीक है, और उसके खेत में अगर ओलों की बारिश हो जाए तो उसके घर में इतना बड़ा मातम बनता है, जैसे कोई व्यक्ति मर जाता है जब मातम बनाते हो ना आप लोग, उस तरह का। किसान जो बच्चे होंगे ना, किसानों के बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे वो समझ पा रहे होंगे कि कितना दुख होता है। पूरी साल की मेहनत होती है और वो ये देखते हैं कि चलो इस बार के पैसे आएंगे तो इस बार हम ये करेंगे वो करेंगे, गाय खरीद लेंगे या फिर लड़की की शादी करेंगे, कुछ और काम के लिए उन्हें सोचा होता है, और पता चलता है कि और वो घाटे में चले गए और कर्जा हो गया। इसीलिए जो किसान होता है वो पनप नहीं पाता है, कभी भी वो धनी नहीं बन पाता है, क्योंकि जो फसल है वो ज्यादातर भगवान की चीजों पर डिपेंड करती है। ठीक है, भगवान जब बारिश करेंगे, जब बारिश नहीं करेंगे, वो उन चीजों पर डिपेंड होती है। ठीक है, इसलिए उनका जो जीवन होता है ना वो बहुत टफ होता है। नेक्स्ट है रामलिंगन और तिरुमा। देखो उनकी एक कहानी दे रखी है छोटी सी। जो अमीर व्यक्ति है कि उनकी एक कीटनाशक की दुकान भी है और उनकी चावल की मिल भी है, और मतलब इसलिए वो बहुत ज्यादा धनी है। नेक्स्ट देखते हैं भारत के खेतीहर मजदूर और किसान। भारत के जो खेतीहर मजदूर हैं और किसान हैं वो क्या करते हैं, वो किस तरह से अपना गुजर बसर करते हैं, ये छोटा सा दे रखा है पहला। कलपट्टू गांव में तुलसी की तरह खेतीहर मजदूर हैं, शेखर की तरह छोटे किसान भी हैं। ठीक है, तुलसी की हमने कहानी सुनी जो दूसरों के खेतों में काम करती थी। हमने शेखर की भी कहानी देखी कि वो किस तरह से जब उसको काम नहीं मिलता है तो कहाँ कहाँ वो काम करता है। रामलिंगन जैसे बड़े किसान भी हैं। भारत में प्रत्येक 5 ग्रामीण परिवारों में से लगभग 2 परिवार ही खेतीहर मजदूर हैं। मतलब अगर 5 लोग किसी गांव में रह रहे हैं तो उनमें से केवल 2 लोगों के पास ही खेती है। ठीक है, यानी कि 40% लोगों के पास ही खेती है, बाकी के लोग कैसे एक दूसरे के खेत में काम करके ही काम चलाते हैं। ऐसे सभी परिवार अपनी कमाई के लिए दूसरों के खेत पर निर्भर रहते हैं। इसमें से कई भूमिहीन हैं और कईयों के पास जमीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं। शेखर जैसे छोटे किसानों को ले तो उनकी जरूरत के हिसाब से खेत बहुत ही छोटे पड़ जाते हैं। ठीक है, 2-4 बीघे में पूरी साल का आप काम नहीं निकाल सकते हैं, उसके लिए आपको दूसरी जगह भी काम देखना पड़ेगा ही पड़ेगा। भारत के 80% किसानों की यही हालत है। भारत में केवल 20% जो लोग हैं वो कैसे हैं, रामलिंगम जैसे हैं, जिनके पास ठीक ठाक हिसाब किताब है पैसों का। ठीक है, मतलब 20% लोग हैं, बहुत कम लोग हैं। ये सारी चीज दे रखी है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। हमने कल पट्टू में होने वाली खेती के बारे में पढ़ा। ग्रामीण क्षेत्र में खेती के साथ साथ लोग जंगल की उपज और पशु पर भी निर्भर करते हैं। उदाहरण के लिए मध्य भारत यानी कि मध्य प्रदेश के आसपास की बात हो रही है कि कुछ गांवों में जंगल की उपज दोनों ही आजीविकाओं के महत्वपूर्ण साधन है। और किस तरह की चीजें यहाँ पर होती हैं, ये होती है महुआ बीनना। ठीक है, महुआ एक वृक्ष पर लगता है, फल है महुआ, उसको बीनते हैं। उसके जो महुआ होता है उससे शराब भी बनती है, और उससे जो तेल निकलता है उससे सब्जी वब्जी भी बन जाती है। मतलब कई सारे कामों में आता है, और महुआ के पत्तों की भी सब्जी बनती है। ठीक है, तो इन सबको इकट्ठा करते हैं वो लोग ताकि उनका काम चल सके। तेंदू के पत्ते इकट्ठा करने और शहद निकालने और उन्हें व्यापारियों को बेचने जैसे काम से अतिरिक्त आय कमाने में मदद हो जाती है। अतिरिक्त आय का मतलब है, मतलब जिन टाइप में उनको खेतों में काम नहीं मिलता उन टाइम में वो ये सारे काम कर लेते हैं कि शहद निकालने का काम, इस तरह सरकारी समितियों को या पास के शहरों के लिए दूध को बेचना भी कई लोगों की आजीविका कमाने का मुख्य साधन है। ठीक है, और ये जो दूध बेचने का काम है ये धीरे धीरे कम होता जा रहा है, क्योंकि एक भैंस की कीमत 1-1 लाख रुपए की होती है, और सामान्य आदमी जो दूसरों के खेतों में काम करता है उसके पास 1 लाख रुपए होते नहीं है। तो गाँव में भी अब जो मवेशी हैं यानी कि जो गाय भैंस हैं वो बहुत कम देखने को मिल रही हैं। कहाँ से लाएंगे वो इतने पैसे, और किसी कारणवश वो मर गई, गाय मर गई या भैंस मर गई, तो फिर उनका 1 लाख का नुकसान हो जाएगा, कहाँ से आएंगे वो पैसे। तो उनकी बहुत बहुत मजबूरियां हैं। समुद्री तटीय इलाकों में हम देखते हैं कि पूरे के पूरे गांव मछली पकड़ने में लगे रहते हैं। आइए करुणा और पारिवेल के जीवन के बारे में पढ़ें।
यानी कि एक दूसरी कहानी है जो कौन से गांव की है, वो पुद्दूपेट की है। ठीक है, पुद्दूपेट की है, और पुद्दूपेट की कहानी हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम एक और कहानी पढ़ते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। कहानी कहाँ की है? नागालैंड की सीढ़ी नुमा खेत। ठीक है, नागालैंड में कैसी खेती होती है? सीढ़ी नुमा खेत। और उससे पहले आप ये जान लीजिए कि नागालैंड है कहाँ भारत में। ठीक है, आपको फिर आसानी रहेगी ना पढ़ने में। देखो नागालैंड कहाँ है, ये जो पिंक पिंक सा दिख रहा है ना छोटा सा, देखो मैं एक मिनट सर्कल कर देती हूँ। ये जो आपका पिंक पिंक सा दिख रहा है छोटा सा छोटू सा, ये क्या है? नागालैंड। अरुणाचल प्रदेश के जस्ट नीचे नागालैंड है, और नागालैंड के जस्ट नीचे क्या है? मणिपुर है, और मणिपुर के जस्ट नीचे क्या है? मिजोरम है। नागालैंड नाम सुनकर ऐसा लग रहा होगा कि किसी विदेश का राज्य है, तो किसी विदेश का राज्य नहीं है, ये एक भारत का हिस्सा है। ठीक है, भारत का अखंड हिस्सा है। तो नाम क्या है? नागालैंड। आपको समझ में आ गया? अरुणाचल प्रदेश के नीचे है और असम के बगल में है। क्या नाम है? नागालैंड। अब नागालैंड के गांव की हम कहानी देख रहे हैं, आइए देखते हैं। यह एक गांव है जिसका नाम है चिजामी। ठीक है, गांव का नाम क्या है? चिजामी। कई बार पूछ लिया जाता है चिजामी गांव किस स्टेट में है? नागालैंड में, अरुणाचल प्रदेश में, या कहाँ है? ठीक है, यह नागालैंड के फेक जिले में है। इस गांव में रहने वाले लोग, एक मिनट पानी पी लेती हूँ मैं। चखे संघ समुदाय के हैं। ठीक है, गांव के लोग कैसे हैं? चखे संघ समुदाय के हैं। जैसे हमारे यहाँ जाति वगैरह होती है ना, तो उसी तरह से उनके यहाँ ये समुदाय चलते हैं जनजातियों में। ठीक है, वो कौन सी जनजाति के हैं, कौन से समुदाय के? चखे संघ समुदाय के हैं। और कई बार पूछ लिया जाता है कि ये समुदाय कौन से स्टेट में मिलता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, और अंडरलाइन कर लेना अगर आप सीटेट की या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो। वे सीढ़ीनुमा खेती करते हैं। इसका मतलब यह है कि पहाड़ों की ढाल जमीन पर छोटे छोटे सपाट टुकड़ों में बांटा जाता है और इस पर सीढ़ीनुमा खेत बना लिए जाते हैं। प्रत्येक सपाट टुकड़े के कोने पर ऊपर उठा होता है जिससे पानी भरा रह पाए, और यहाँ चावल की खेती की जाती है। ठीक है, और पूरे भारत में सबसे ज्यादा चावल की ही खेती की जाती है। ठीक है, आप गेहूं की रोटी खाते हो तो आपको लगता होगा गेहूं ज्यादा उगता है, गेहूं ज्यादा नहीं उगता, चावल ज्यादा उगाया जाता है, और चावल खाया भी ज्यादा जाता है। ये तो उत्तर भारत में सबसे ज्यादा गेहूं खाया जाता है। उत्तर भारत का मतलब है जैसे आप दिल्ली में रह रहे हैं, यूपी में, हरियाणा में, पंजाब में रह रहे हैं, तो इनमें ज्यादा चावल खाया जाता है, बाकी स्टेट सॉरी ज्यादा गेहूं खाया जाता है बाकी स्टेटों के मुकाबले। जबकि आप दक्षिण भारत में देखें, यानी कि आप देखें केरल में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में, इन सब में, तेलंगाना में और उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में, इन सब में क्या खाया जाता है? ज्यादा से ज्यादा चावल खाया जाता है। ठीक है, तो आपने ध्यान से देख लिया ना कि ये क्या है? नागालैंड में का कौन सा गांव है और वहां पर सीढ़ीनुमा खेत है। अब देखो सीढ़ीनुमा खेत का क्या मतलब है। देखो ये एक पहाड़ है। ठीक है, ये पहाड़ कैसा होगा? ये इस तरह का पहाड़ होगा। अगर आप दूर से देखेंगे ना तो देखने में ये आपको इस तरह का दिखेगा। ये तो क्लोज में ले जाके फोटो खींच रखी है। इस तरह का पहाड़ होगा, और इस पहाड़ को काट काट के कैसा बना दिया जाता है? ठीक है, इस त्रिभुजाकार पहाड़ को देखो कैसा बना दिया जाता है। इस त्रिभुजाकार पहाड़ को सीढ़ियां बना दी जाती हैं। इसकी सीढ़ियां कैसे बना दी जाएंगी? देखो ये तो हो गया आपका पहाड़। पहाड़ को हम ऐसे काट देंगे, बड़ा खेत, फिर उससे छोटा खेत, फिर उससे छोटा खेत, फिर उससे छोटा खेत, इस तरह से होता है। ठीक है, कई कई बीघा के खेत होते हैं और इस तरह से। लो मैं भी आ रही हूँ 5 मिनट में नीचे, चलो आप, बस 5 मिनट में आ रही हूँ, चलो आप कपड़े चेंज करो, मैं आ रही हूँ। तो इस तरह से खेत होते हैं। ठीक है, और यही यहाँ पर दिखाया गया है। और यहाँ पर क्या करते हैं, ये एक मैड सी लगा देते हैं। जो ये स्पेस दिख रहा है ना ये वाला, एक मिनट में अभी दूसरे कलर से आपको बताती हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो ग्रीन कलर लिया है मैंने। अब देखो ये जो स्पेस है ना, ये जो होता है ना, ये मतलब काफी काफी बड़ा होता है। आपको मैंने यहाँ छोटा छोटा सा दिखाया, लेकिन काफी काफी बड़ा होता है। इस तरह के होते हैं। तो इस जगह पर क्या होगी? खेती हो जाएगी। इस जगह पर क्या होगी? खेती हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर खेती हो जाती है, और यहाँ पर क्या है? मेड़ लगा दिया जाता है। अब देखिए इस तरह से सीढ़ी सी बनी हुई है ना, ये पहाड़ को काट के बनाई हुई है। ठीक है, एक सीढ़ी, फिर इसके नीचे ये वाली सीढ़ी, फिर इसके नीचे ये वाली, फिर इसके नीचे ये वाली, ये सीढ़ियां हैं। फिर इसके नीचे ये वाली सीढ़ी, फिर इसके नीचे ये वाली सीढ़ी, और इस पर क्या होता है? एक बॉर्डर
टाइप का बना दिया जाता है, यानी कि मिट्टी से ही भर दिया जाता है। मतलब मिट्टी की एक मेड़ सी लगा दी जाती है, एक बॉर्डर सा बना दिया जाता है। क्यों बना दिया जाता है? ताकि यहाँ पर पानी रुक सके। अब सीढ़ियों पे पानी थोड़ी ना रुकता है, आप एक मग्गा पानी लीजिए अपनी सीढ़ियों पे डाल के देखिए, बिल्कुल सारा पानी नीचे चला जाएगा। तो फसल के लिए पानी रोकने के लिए वो क्या करते हैं, हर सीढ़ी पे एक बॉर्डर टाइप का लगा देते हैं या मैट लगा देते हैं, जिससे वो पानी रुका जाता है और धान की खेती वहां पर बहुत आसानी से हो जाती है। ठीक है, अब आपने जान लिया ना कि नागालैंड के में किस तरह से खेती होती है। और नागालैंड की ही हम क्यों बात कर रहे हैं, जितने भी आपके पहाड़ी इलाके हैं, ठीक है, चाहे उत्तराखंड है, नागालैंड है, असम है, मेघालय है, मिजोरम है, इन सब में जो खेती होती है वो कैसी होती है, सीढ़ी नुमा खेती होती है। मतलब पहाड़ों को वो काट काट के इस तरह का बना लेते हैं। ठीक है, अब देखिए हम दूसरे गांव की बात देखते हैं, और अरुणा और पालवेल। ठीक है, इनके गांव की कहानी देखते हैं। और ये कहां पर है गांव, पुद्दुपेट गांव है, जो कलपट्टू गांव से ज्यादा दूर नहीं है, यानी कि पास में ही, कलपट्टू गांव के पास में ही कौन सा पेड़ है, सॉरी कौन सा गांव है, पुद्दुपेट। ठीक है, यहाँ लोग मछली पकड़कर अपनी आजीविका चलाते हैं। उनके उनके घर समुद्र के पास होते हैं, वहां चारों ओर जाल और कैटामैरान कैटामैरा क्या होती है कैटामैरा क्या होती है, मछुआरों की एक खास तरह की छोटी सी नाव होती है। ठीक है, एक छोटी सी नाव होती है, उसमें वो क्या करते हैं, वो इंजन लगा लेते हैं। इंजन लगाने से क्या हो जाता है कि जैसे नाव को तो किसी व्यक्ति को चलाना पड़ता है, और इंजन लगाने से क्या हो जाता है, वो अपने आप ही उसमें डीजल या जो भी चीज डलती होगी उससे वो अपने आप जल्दी से स्पीड से तेज चल जाती है। वही वाला हिसाब है, जैसे आप साइकिल पे जाएंगे तो खुद चला के लेके जाएंगे तो धीरे धीरे जाएंगे, और अगर बाइक पे जाएंगे तो आप, बाइक में और साइकिल में यही तो अंतर है कि बाइक में क्या लगा होता है, इंजन लगा होता है, वो स्पीड से चलती है। साइकिल में इंजन नहीं होता है, वो खुद चलानी पड़ती है। तो उसी तरह से नाव एक तरह की नाव है जिसमें इंजन लगा होता है, कैटामैरान, और उसमें एक छोटा सा इंजन होता है, और जिसका काम क्या होता है, मछली पकड़ने के लिए इसे वो लोग यूज करते हैं। कौन लोग? पुद्दुपेट के लोग। ठीक है, आप पुद्दुपेट कहाँ होगा, कलपट्टू के पास है, तो ये भी तमिलनाडु का ही एक गांव है। ठीक है, कोई अलग गांव नहीं है, तमिलनाडु का ही एक गांव है। इस समय सारे कैटामैरान मछली पकड़ कर लौट आते हैं। कब लौट आते हैं? शाम को लौट आते हैं। ठीक है, सुबह 7 बजे जाते हैं समुद्र किनारे, और शाम को वो लौट आते हैं। मछली खरीदने और बेचने के लिए बहुत सारी औरतें इकट्ठी हो जाती हैं। ठीक है, मछली जैसे हमारे यहाँ सब्जी की मार्केट होती है ना, हर तरह की सब्जी मिलती है। सब्जी की मार्केट में आलू, भिंडी, लौकी, तोरई, टिंडे, घिया, सारी गलत गलत नाम ले लिया, आप लोगों को नहीं पसंद होंगे ना ये सारी सब्जियां, मोस्टली बच्चों को नहीं पसंद होती हैं। तो इस तरह की जो सब्जी मिलती है ना मार्केट में, उसी तरह से मछली मार्केट होता है वहां पर। और वहां पर हर तरह की मछली मिलती है। मतलब जो लोग खाते होंगे उनको पता होता होगा कि कौन सी मछली का अच्छी होती है, कौन सी, मतलब रेट के हिसाब से वो मिलती है वहां पर। जैसे हमारे यहाँ सब्जी की मार्केट होती है, वैसे ही वहाँ मछली की मार्केट होती है, और बहुत अलग अलग प्रकार की मछली वहाँ मिलती है। और लोग हमारे यहाँ जैसे सब्जी लेके आते हैं मार्केट से खाने के लिए, उस तरह से वो मछली लेके आते हैं खाने के लिए। मेरा पति, परिवेल, मेरा भाई और जीजा आज बड़ी देर से लौटे। मैं बहुत परेशान हो गई। ये हमारी कैटामैरान में इकट्ठे ही समुद्र में जाते हैं, यानी कि समूह समूह बनाकर जाते हैं, कोई एक एक व्यक्ति नहीं जाते। वो क्या करते हैं, 8-10 व्यक्ति एक साथ मिलकर जाते हैं, जाल फेंकते हैं, और 8-10 व्यक्ति उस जाल को पकड़ के खींच लेते हैं, और जो मछली होती है उसके जितने व्यक्ति होते हैं उसके उतने हिस्से कर लेते हैं। ठीक है, उन्होंने बताया कि आज वे तूफान में फंस गए थे। आज वे मछलियां पकड़ी गई, उसमें से मैंने अपने परिवार के लिए कुछ मछलियां उठा के रख ली हैं, और कुछ नीलामी के लिए छोड़ दी हैं। नीलामी मतलब बाजार में बेचना। ठीक है, तो किलो के हिसाब से, कई जो बड़ी बड़ी मछलियां होती हैं वो किलो के हिसाब से ना बिककर पूरी की पूरी मछली बिकती है ना, कि इस मछली का इतने रुपए हो गए, 700 रुपए, 800 रुपए, जितने का भी मतलब उनका होता होगा उस हिसाब से बिकती है। मुझे मिलता है, वह 4 भागों में बांटी जाती है। 3 हिस्से उन 3 लोगों में बटेंगे जो उनके साथ मछली पकड़ने गए थे, और एक हिस्सा किसको मिलेगा, जिसकी नाव होगी या और जिसका जाल होगा। तो जाल और नाव उसी लड़की का था, उसी लड़की के घर का था, तो उनको एक हिस्सा एक्स्ट्रा मिल गया। ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं कि जो जिसका नाव होगी और जिसका जाल होगा उसको एक हिस्सा एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, तो नाव और जाल उनका ही था, तो एक हिस्सा उनको एक्स्ट्रा मिल गया। क्योंकि जाल और कैटामैरान और उनका इंजन हमारे हैं, तो हमें वह हिस्सा भी मिल गया। हमने बैंक से ऋण उधार लेकर एक इंजन खरीदा है जो कैटामैरान में लगा है। देखो कैटामैरान बहुत ज्यादा
शब्द यूज हुआ है और ये आपकी किसी भी एग्जाम में पूछा जाता सकता है कि कैटामैरन जो शब्द है वो किस चीज के लिए प्रयोग हुआ है। नाव के लिए प्रयोग हुआ है, इंजन के लिए प्रयोग हुआ है, कोई खाने की वस्तु है और या कोई सामान है या कोई बर्तन है, इस तरह से पूछा जा सकता है। तो इसको ध्यान रखना, ये क्या है, एक तरह की छोटी नाव है जिसके नीचे इंजन लगा होता है। ठीक है, इससे ये लोग समुद्र में दूर जाकर मछलियां पकड़ सकते हैं, क्योंकि अगर खुद चला कर जाएंगे तो वो 1-2 घंटे में थक जाएंगे नाव चलाने में, है ना, नाव खेने वाले, और कम दूर तक पहुंच पाएंगे। जबकि अगर इंजन वाली नाव से जाएंगे तो 1 घंटे में बहुत सारी दूर पहुंच जाएंगे। इससे ये लोग समुद्र में दूर जा पाते हैं और ज्यादा मछलियां पकड़ पाते हैं। नीलामी में जो औरतें यहाँ से मछलियां खरीदती हैं वे टोकरी भर भर कर पास के गांव में बेचती हैं। मतलब क्या करते हैं ये लोग, मार्केट में बेचते हैं और मार्केट से औरतें क्या करती हैं 10-10, 20-20 किलो मछलियां लेकर गांव-गांव में बेचती हैं या शहरों में बेच आती हैं। शहर के लोग तो मछली पकड़ने नहीं जाते होंगे, तो शहरों में बेची जाती हैं टोकरी भर भर के। कुछ व्यापारी भी होते हैं जो शहर की दुकानों के लिए मछली खरीदते हैं। मैं दोपहर 12 बजे तक ही नीलामी का काम निपटा पाती हूँ। मतलब दोपहर में ही वो निपटा लेती है। जो सुबह को मछली पकड़ के लाते हैं ना, वो सुबह ही चले जाते हैं 7 बजे और मछली पकड़ के लाते हैं तो 12 बजे तक वो बेच लेते हैं। शाम को मेरा पति और बाकी रिश्तेदार मिलकर जाल को सुलझाते हैं और उनकी मरम्मत करते हैं। मतलब जाल कहीं से कट फट गया है उसको सही करते हैं। कल देखो, मैंने यहाँ गलती से बोल दिया था कि सुबह को जाके वो शाम को आते हैं, तो सुबह को जाके शाम को नहीं आते हैं, वो 3-4 घंटे में ही आ जाते हैं। सुबह जाते हैं, 3-4 घंटे में लौट आते हैं और 12 बजे तक वो मछलियों को बेच भी लेते हैं। ठीक है, यहाँ मैंने गलती से बोल दिया था कि सुबह को जाके शाम को आते हैं, शाम को नहीं आते, वो 2-3 घंटे में लौट के आ जाते हैं। फिर वो दोपहर के 12 बजे तक वो बेच लेते हैं और उसके बाद में वो उस जाल को सुलझाते हैं। कल सुबह सुबह 2 बजे वे फिर समुद्र की तरफ चल देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, हर साल मानसून के दौरान करीब 4 महीने तक वे समुद्र में नहीं जा पाते हैं। 4 महीने समुद्र में क्यों नहीं जा पाते हैं? क्योंकि जो मछलियों का प्रजनन का समय होता है, जिस समय मछलियों का प्रजनन होता है उस समय समुद्र में जाने के लिए मनाही होती है। क्योंकि अगर प्रजनन के समय जाल डाल देंगे तो जो मछलियां अंडे देने वाली हैं उनके अंडे सारे खराब हो जाएंगे और आगे के लिए मछलियां नहीं मिल पाएंगी। ठीक है, तो उनको प्रजनन का भी समय देना पड़ता है ताकि वो अच्छे से अपना प्रजनन कर सके, अंडे दे सके और वो अंडे बड़े हो सके। या फिर प्रजनन के समय ही कोई जाल डाल के मछलियों को ले लेंगे तो छोटी छोटी मछलियां आ जाएंगी जो आगे और मछलियों को पैदा नहीं कर सकेंगी। तो समुद्र में क्या हो जाएगा, कुछ समय बाद मछलियों की कमी हो जाएगी। इसलिए वो क्या करते हैं, 4 महीने जाने के लिए मनाही होती है, गवर्नमेंट की तरफ से मनाही होती है कि वो 4 महीने नहीं जा सकते। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इस कारण बाद में हमें मजबूरी में उसी व्यापारी को मछली बेचनी पड़ती है और हम खुद खुली नीलामी नहीं कर पाते। वे खाली महीने काटना मुश्किल हो जाता है। पिछले साल सुनामी के कारण हमें बहुत भारी नुकसान हुआ था। वो ये सारी कहानी अपनी बता रही हैं। कौन से लोग हैं? ये कलपट्टू गांव के लोग हैं। ठीक है, और ये गांव कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका के साधन। ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका के क्या क्या साधन है, ये सारे मैंने आपको पीछे डिस्कस करके बता दिए हैं कि क्या किस तरह से उनकी आजीविका चलती है, वो उनके पास किस तरह से पैसे आते हैं। ठीक है, रुपाई, बुवाई, नराई, कटाई आदि के द्वारा। ठीक है, ये पूरा खत्म हो गया है और ये छोटा मोटा कुछ बचा है, ये आप पढ़ लेना, ऐसा बहुत ज्यादा कुछ खास नहीं है। और नेक्स्ट जो चैप्टर है आपका, जो चैप्टर नंबर 8 होगा, जो शहरी क्षेत्र की आजीविका वाला चैप्टर है, उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि मुझे उसमें ऐसा कुछ नहीं लगा कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अगर इस वीडियो को 6 क्लास के बच्चे देख रहे हैं तो फिर उस चैप्टर को वो 10-15 मिनट लगेंगे आपको पढ़ने में, आप रीड कर लेना ऐसे हल्का हल्का, बहुत ज्यादा उसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादातर चीजें सभी बच्चों को पता होती है। ठीक है, तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। जरूर से मेरी वीडियो को लाइक कर देना और जो भी फ्रेंड आपके एनसीईआरटी को पढ़ने में इंटरेस्टेड है उन सभी फ्रेंडों के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।